नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और उसके अलावा आपका 26 वर्षीय विशिष्ट बालक भी है। इसके साथ ही 18 वर्षों का उनका एक विशेष स्कूल चलाने का अनुभव। तो हम ये श्रृंखला चला रहे हैं और इसमें हम अभिभावकों के, जो विशिष्ट बच्चों के अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके प्रश्नों को लेते हैं, क्योंकि कई बार वो उनके मन में उथल पुथल चलती रहती है और वो जिज्ञासा होती रहती है, मगर उनको उनके सवालों के जवाब कहीं मिलते नहीं। तो इसी एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं। आज फिर एक सवाल आया है हमारे पास। वो पेरेंट कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी तो कोई बात नहीं सुनता है, लेकिन कोई दूसरा उनसे बात कहता है, वो स्कूल जाता है तो टीचर्स की सुनता है, कोई हमारे घर में आ जाए तो उसकी बात भी सुन लेता है, मगर हमारी बात कतई सुनता नहीं है। तो क्या इसके लिए हमें उसे हॉस्टल भेज देना चाहिए? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं है हॉस्टल भेजने की। हाँ, हॉस्टल भेजने की कुछ वजह होती हैं, किन्हीं परिस्थितियों में पेरेंट्स ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, मगर ये वजह तो बिल्कुल नहीं है। इस सवाल में के दो हिस्से हैं। पहली तो चीज़ ये कि बच्चा पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुन रहा है, कोई ना कोई उसकी भी पीछे कारण होगा। और दूसरी बात ये कि हॉस्टल भेजने का अगर हमें डिसीजन लेना है तो किन परिस्थितियों में हम ऐसा सोच सकते हैं, या क्या वजह होती हैं जब पेरेंट्स इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो पहली बात हम करते हैं कि बच्चा पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनता है। बिल्कुल। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसा सिर्फ हमारे स्पेशल बच्चों के साथ, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे ही नहीं करते हैं, ये हर बच्चा करता है। नॉर्मल बच्चे भी सभी करते हैं इस तरह से। इसके कुछ रीजंस हैं। शायद एक रीजन तो ये है कि बच्चा बहुत दिन के 24 घंटे में से कम 17-18 घंटे तो अपने पेरेंट्स के ही पास रहता है, और जब इतना समय साथ में बिताते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं। कभी कोई चीज़ इच्छा के हिसाब से नहीं हुई, बच्चे के मन के हिसाब से नहीं हुई। कभी पेरेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग हो कहीं पर, वो अपने हिसाब से ही चाहते हैं वो बच्चे का बिहेवियर मॉड्यूलेट करना, और बच्चे की जो अपनी नीड्स हैं, उसकी अपनी जो सोच है, उसको उतनी तवज्जो ना देते हो। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है जो हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ में, कि थोड़ा सा जिद करते हैं ये लोग। उसके पीछे भी खैर रीजन तो वही है कि हम उनकी बात को उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम ये कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि ये बच्चा शायद सोच ही नहीं पाएगा इतना, इसको क्या पता कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मगर हमारे बच्चों को बहुत कुछ पता होता है और उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। तो जब बच्चा कभी किसी बात के लिए थोड़ी सी जिद करता है तो पेरेंट्स भी जिद में आ जाते हैं, और वो कई बार दोनों लोग अगर जिद में आ गए तो समस्या ज़्यादा हो जाती है। कई बार पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारी बातों का स्ट्रेस होता है उनके मन में, तो बच्चे के साथ में थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं, कभी उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, कभी नाराज़गी से बात कर लेते हैं, कभी पेरेंट्स के अपने मन में कुछ नेगेटिव बातें चल रही होती हैं, तो बच्चे से बोलने का उनका टोन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। और हमारे ये बच्चे, स्पेशल नीड्स बच्चे, बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो शायद बात की एनर्जी को समझ पाते हैं, आदमी किस भावना से बात कह रहा है वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इरिटेट होकर उनसे बात कर रहे हैं तो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वहीं पर जब इस तरह की एक सरकमस्टांस चल रही है, वहां पर कोई तीसरा आदमी आता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसकी एनर्जीज एकदम बैलेंस्ड होती हैं, ना वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ना वो जो है किसी समस्या से पीड़ित है, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, ना ही उसका बच्चे से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। तो जब एक न्यूट्रल व्यक्ति बच्चे से कुछ कहता है तो उसका कहने का तरीका और उसकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो वहां पर बच्चा चीजों को मान जाता है। बिल्कुल।
कई बार ऐसा भी होता है हमारे जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर बड़ी ऐसी टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को अपनी जागीर समझते हैं। मेरा बच्चा है, इसको बिल्कुल। मेरे हिसाब से काम करना जी चाहिए। जी। तो जब उसको जागीर समझने लगते हैं और उससे चाहते हैं कि वो पपेट की तरह मेरी सब बात माने, तो वो संभव नहीं होता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। और जो थर्ड पर्सन आ रहा है वो बच्चे को जागीर ना समझकर उसको एक इंडिविजुअल समझ रहा है और उससे उस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो इंटरेक्शन का तरीका फर्क हो जाता है। बिल्कुल। फिर पेरेंट्स बहुत बार एक्सप्लेन नहीं करते हैं कोई चीज की, मतलब हम कह रहे हैं तो तुम्हें मानना पड़ेगा, हम बड़े हैं, हम कह रहे हैं तो बात को मान लो, ऐसा एक जनरल सोच होती है कई बार लोगों की। तो और जो थर्ड पर्सन आता है शायद वो थोड़ा सा समझाकर बात करता है कि ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या बहला कर किसी तरह से बच्चे से काम करवा लेते हैं। तो ये सब कुछ वजह हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है पेरेंट्स की बात कई बार नहीं सुनता है, या थोड़ा कई सा बार मैं आपको बताऊं, कई सारे पेरेंट्स का मैंने देखा है कि चलिए कुछ लोग तो कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, या उनको ठीक से नहीं बात कर पाते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं बच्चा मेरी बात। पर कई जगह ऐसे भी आता है कि वो बहुत प्यार ज्यादा ही कर रहे होते हैं, वहां पर भी बच्चा अपनी मनमानी करता है, वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता है। तो वहां पर क्या वहां पर क्या है कि बच्चे को मतलब जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है तब तो उन्होंने बच्चे को बहुत स्पेस दे दी, जो चाहे वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस पर। और जहां पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, घर में कोई मेहमान आ गया या कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, वहां पर वो बिहेवियर चेंज कर देते हैं। मगर हमारा बच्चा, जैसा हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है बच्चे में, तो वो जगह को समझकर, स्थिति परिस्थिति को समझकर अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाता, वो क्षमता इनके अंदर में बहुत कम होती है। तो वहां पर समस्या तो आएगी ही आएगी। तो ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो चीजों को समझें, बच्चे की समस्या को पूरी तरह से समझें। सिर्फ ये मान लेना कि हमारा बच्चा स्पेशल नीड्स है या हमारा बच्चा थोड़ा सा कमजोर है। बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय होता है जब से कि वो स्कूल में ला रहे हैं बच्चों को, या उसकी थेरेपी करा रहे हैं, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और उनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि बच्चे की कॉम्प्रोमाइज किस किस लेवल पर है। थोड़ा सा बोलने में ही तो दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उनको समझ ही नहीं होती। वो मतलब ना उतना ऑब्जर्वेशन होता है उनका, ना उतनी सेंसिटिविटी होती है, ना उतनी अवेयरनेस होती है कि उनको ये सब चीजें समझ में आए कि बच्चा जो हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि सोशल अडेप्टेबिलिटी की अपेक्षा कर रहे हैं, वो चीज उसके लिए संभव है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें तो पेरेंट्स को हम डिसोबीडियंस में नहीं डाल सकते। डिसोबीडियंस में नहीं, हाँ भाई कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, वो तो भाई आपके कहने वाले के ऊपर है, मगर डिसोबीडियंस अगर है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, उसका कोई ना कोई तो कारण ही होगा ना, जब भी तो बच्चा डिसोबीडियंट हो रहा है। वरना एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सब एक समूह में फिट होना चाहते हैं। हम अगर आपके साथ में बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे और आपके बीच में एक तालमेल हो। हम कहीं भी किसी भी ग्रुप में बैठे हैं तो हम तालमेल चाहते ही हैं, तो ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो फैमिली में हम किसी भी ग्रुप में XYZ किसी भी ग्रुप में तालमेल चाहते हैं, तो फैमिली में क्यों नहीं चाहेंगे, अपने माता पिता से क्यों नहीं चाहेंगे। मगर कोई ना कोई कारण होता है जिस वजह से वो तालमेल डिस्टर्ब होता है। तो बच्चे को लेबल देने की जगह पर हम उस कारण को समझने की कोशिश करें और उसका निवारण करने की कोशिश करें, तो चीज़ों को हम बेहतर कर पाएंगे। और उसके अलावा एक मुझे लगता है हॉस्टल भी कोई समाधान तो नहीं हुआ कि भाई हॉस्टल में भी तो कभी छुट्टियां होंगी, वो बच्चा घर आएगा ही, कोई पूरे 365 डेज तो 24/7 तो नहीं हो सकता। हॉस्टल का डिसीजन कुछ खास परिस्थिति में मेरे हिसाब से मैं बहुत एडवोकेट नहीं करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए स्पेशली,
क्योंकि बच्चे हमारे हर तरह से कमज़ोर हैं, इमोशनली भी कमज़ोर हैं, मेंटली भी कमज़ोर हैं, कई बार फिजिकली भी उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चा है उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे में हम उसको माता पिता से अलग करके किसी संस्था में भेज दें, ये बहुत उचित नहीं है। फिर भी कुछ खास परिस्थितियां, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पर बच्चे के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक मजबूरी है कि हम बच्चे की बेहतरी के लिए उसको किसी संस्था में उसका एडमिशन करा देते हैं। कई बार फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो केयर कर पाना संभव नहीं होता है, कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं होता है जो बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके। उस कंडीशन में हम इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए और उनका जो है फ्यूचर को देखते हुए इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उसका जो कारण है वहां पर हॉस्टल भेजने का कारण बच्चे का बेनिफिट है ना। ये कोई अपनी जान बचाने के लिए हम ये कोई भेजते हैं हॉस्टल, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है कहीं पर भेजने की। क्योंकि नॉर्मल बच्चों पेरेंट्स को भी कई ऐसे ही करते हैं कि अगर बच्चा बहुत दिखा रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, नहीं सुन रहा है बात, तो वो कहते हैं भाई हॉस्टल भेज दो ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ करते हैं लोग, मगर मैं पर्सनली अगर कहूँ तो जब मैं पहली बार हॉस्टल गई ग्रेजुएशन करने के लिए, हॉस्टल में गई, तो मैं तो भाई क्लास 12 पास करके गई थी। मुझे उस वक्त भी अच्छा नहीं लगा था वहां पर रुकना। बिल्कुल। तो मैं कैसे सोच लूं कि किसी छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, और वही उसकी इमोशनल ग्रोथ होती है, और अगर वहीं पे वो हिंड्रेंस आ जाए तो कितना मुश्किल। एक स्टेज, मेच्योरिटी की स्टेज आने के बाद आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है। मगर बचपन में तो कम से कम यंग बच्चे को, या जो बहुत कमजोर बच्चा है या जो किसी वजह से परेशान है, उसको इस तरह से अपने से अलग कर देना कोई समाधान नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, डॉक्टर दीप्ति ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यही लगता है कि वाकई इन बच्चों को तो ज्यादा, और जो प्रेम, जो स्नेह, जो लगाव माँ बाप को अपने बच्चे से होगा, और जितना शिद्दत से वो काम कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए, मुझे नहीं लगता कोई भी हॉस्टल के कोई दूसरे लोग वहाँ थोड़े बहुत समय के लिए ठीक है। और जिन विशेष परिस्थितियों की बात डॉक्टर दीप्ति ने की, उन परिस्थितियों में हम जरूर भेज सकते हैं। मगर अगर कहीं कंडीशन सिर्फ इतनी बात है कि हमारी बात नहीं सुन रहा इसलिए हम हॉस्टल भेज दें, वो कतई सही नहीं है। हम कारण को ढूंढे तो हमारा बच्चा भी हमारी बात सुनना शुरू कर देगा, और नहीं तो हमें समझ आ जाएगी कि हम किस तरह डील करें, तो हमें वो तकलीफ नहीं होगी। तो ज़रूर रास्ते निकाले जा सकते हैं, मगर इसके लिए आवश्यक है कि आप विशेषज्ञों की सलाह लें और उस पर अमल करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें, और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे दूर तक साझा करें विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे, ताकि न जाने कितने अनजाने लोगों तक ये पहुंचे, और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस तक भी पहुंचे और उनके सवालों के जवाब उनको यहाँ पर मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।